कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खैरी के अवंतीबाई चौक में दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार दोनों युवक घायल हो गए। घायल दोनों युवक प्रमोद पिता रेवनलाल नकपुरे 19 वर्ष ग्राम बोदा बालाघाट और रोहित पिता जगत धनकरे 20 वर्ष ग्राम खैरी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित धनकरे बालाघाट नगर के एक होटल में काम करता है और प्रमोद नकपुरे खेती मजदूरी करता है। 14 दिसंबर को 2 बजे करीब प्रमोद नकपुरे मोटरसाइकिल से अपने गांव बोदा से ग्राम कुमारी सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। वहीं रोहित धनकरे मोटरसाइकिल से अपने गांव खैरी से बोदा जा रहा था। तभी ग्राम खैरी के अवंतीबाई चौक बाबा डॉक्टर के घर के सामने दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों युवक रोहित धनकरे और प्रमोद नकपुरे घायल हो गए। दोनों घायल युवक को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 12 दिसंबर से केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जहां वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्री मांगों पूरी न होने से डाकघर कर्मचारी सरकार से खासा नाराज। हड़ताल के तीसरे दिन भी डाक कर्मचारियों की हड़ताल जिला मुख्यालय में जारी रही। वहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। आपको बताते कि भारतीय डाकघर के कर्मचारी अपनी विभिन्न 7 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संचार मंत्री, वित्त मंत्री, इंकलाब। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टीडीएस का शोषण बंद करो, बंद करो। टीडीएस का शोषण बंद करो, बंद करो। मधोस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। मधोस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर हाँ करो, तुम्हारे साथ है। टीडीएस यूनियन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। शौक नहीं मजबूरी है, जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, जरूरी है। हमारी मांगे पूरी करो, 8 घंटा ड्यूटी करो। हमारी मांगे पूरी करो, 8 घंटा ड्यूटी करो। भीख नहीं सम्मान मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। भीख नहीं सम्मान मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी इसी कड़ी में रामपायली में भी ग्रामीण डाक सेवा कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिनके द्वारा शासन से उनकी विभिन्न मांगों को जल्द ही पूरा करने की मांग की जा रही है। रामपायली के अंतर्गत 23 ग्राम आते हैं, जहां पर ग्रामीण डाकघर में 33 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा बस स्टैंड चौक पर हाथ में विभिन्न नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर शासन के प्रति आक्रोश जताते हुए नारेबाजी कर जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की उन्होंने गुहार लगाई। शुरू हो जाओ। इसके चालू होने के पहले अफसरों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पोस्ट ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। डाक चिट्ठी नहीं बटेगी, नहीं बटेगी, नहीं बटेगी। संचार मंत्री हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पोस्ट ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। पोस्ट ऑफिस का ताला नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। डाक की थैली नहीं बटेगी, नहीं बटेगी। ये हड़ताल ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमारी मांग है आर्टिकल 30A को हटाना है, पहली चीज़ तो ये है ना। दूसरी चीज़ जो हमारी जो पेंशन अभी लागू नहीं हुई है, हम अभी कर्मचारी परमानेंट नहीं है। हमको 4 घंटे के तनख्वाह मिल रही है और काम 8 घंटे का हो रहा है। दूसरी चीज़ जो हमारे GDF भाई लोग हैं, रिटायर होने के बाद भी इनको क्या है 2-2.5 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिल जाती है, उसके बाद में कुछ नहीं। मतलब इनके बाद में फिर जिंदगी खत्म इनकी। तो आपकी मांग राज्य सरकार से है कि केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से हम लोग। और पेंशन लागू नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे को क्या है, जैसे कभी हफ्ते में 1 हफ्ते में लॉगिन डे आ जाता है कि बोले इतना टारगेट है, कि बोले इतना हमको बीमा करना है
और इतना हमको खाते खोलना है। अब कस्टमर अगर नहीं मिला तो हमारे जेब से पैसा भरना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि अफसर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जो जिसको 1 साल या 2 साल हुआ है वो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। ऐसा कोई लिखित लेटर आया नहीं है, कोई कुछ हुआ नहीं है और उनको भी हड़ताल में रहना है, चाहे वो 1 दिन से ज्वाइनिंग हुआ है। किसी हमारी मांगे, हम 30 साल 32 साल से नौकरी किए जा रहे हैं, हमें मतलब बहुत कम वेतन मिल रहा है और न पेंशन की व्यवस्था है। हम ग्राम में रहने के बाद न हमको ग्राम की कोई शासकीय योजनाओं का लाभ मिलता है। ऊपर से निर्देश आते हैं कि मतलब शासकीय नौकरी में हो आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और हम पूरी दिन सेवा करने के बाद हमको अंतिम में कोई पेंशन वेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हमारे बाल बच्चों को पेट पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी कि कुछ समय बाद खत्म कर दी जाएंगी? नहीं, अभी अनिश्चितकालीन। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चित। हमारा यूनियन जब तक संघर्ष करेगा हम उनके साथ रहेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम, हम लोग 4 घंटे की ड्यूटी का हमको यानी कि सैलरी मिलती है, पर हम लोग 4 घंटे ड्यूटी नहीं करते। हमारी कम से कम 6 से 7 घंटे ड्यूटी चलती है और जो हमको हर महीने टारगेट आते हैं वो हम लोग के लिए अपने जेब से पैसे देना पड़ता है हमको। और जो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसमें जो झंडे बांटे जाते हैं, कम से कम हर डीओ में 50-50 झंडे का धंधा बना दिया है। इसमें क्या होता है, गांव के लोग खरीदना चाहते नहीं है और हम फेंक सकते नहीं, इसीलिए हमको अपने जेब से पैसा भरना। 25 रुपए का एक झंडा बिकता है जो लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो इन्हीं वजह से आपके द्वारा हड़ताल की जा रही है कि मांगे पूरी की जाए। हमारी मांगे मेन प्रॉब्लम। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम नांदगांव में 14 दिसंबर की दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि गांव के ही गुलाब सिंह इनवाती के इकलौते पुत्र अजीत इनवाती ने अपने मकान के कमरे में फांसी लगा ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अजीत पिता गुलाब सिंह इनवाती उम्र 21 वर्ष निवासी नांदगांव जो शंकरशाह पटेल शासकीय महाविद्यालय वाराणसी में बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत था। वह सरल सहज साधारण व्यक्तित्व वाला युवक बताया जा रहा है जिसकी माताजी कोचवाई अपने घर किसी काम से गई हुई थी और वहाँ भी अपने पिता के साथ खेती किसानी कार्य पर करीब 12 बजे गया हुआ था। घर पर मृतक की छोटी बहन अकेली थी। इस दौरान दोपहर करीब 1 बजे खेत में अजीत इनवाती के द्वारा अपने पिता से कहा गया कि उसे ठीक नहीं लग रहा है, वह घर जा रहा है, जिस पर पिता ने उसे घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद अपनी छोटी बेटी को फ़ोन कर युवक की खबर ली तो उसने बताया कि भाई सो रहा है, जहां पर छोटी बहन अपने कार्यों में व्यस्त थी। इस दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे जब वह बगल के कमरे में जाकर देखा तो उसका भाई फांसी पर लटका हुआ था, जिसकी जानकारी लड़की के द्वारा चिल्लाकर आसपास वालों और फोन करके अपने माता पिता को दी। तत्काल वो घर पहुंचे और युवक को फांसी से उतारकर निजी वाहन से सिविल अस्पताल वाराणसी लेकर आए। अस्पताल में डॉक्टरों ने अजीत इनवाती का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक अजीत इनवाती के पिता के द्वारा वाराणसी थाने में सूचना देकर मर्ग कायम करवाई गई। वहीं पुलिस के द्वारा शव को सुरक्षित बॉडी फ्रीजर में रखवा दिया गया है। अब फांसी किस प्रकार से लगाए ये भी मेरे को नहीं पता, लेकिन बशर्त मैं खेत गया था और लड़का घर को आया और घर में आने के बाद सोया था कहते हैं। कितने बजे आप खेत गए थे लड़के के साथ? मैं 12 बजे गया खेत और वो आया था 1 बजे। घर 1 बजे आ गया। हाँ। फिर क्या कर रहा था? घर पे कौन कौन थे? घर पे लड़की थी और वो है तो खटिया में सोया था बोलते। जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती एक मरीज लापता हो गया। लापता मरीज विकास पिता महेश कुमार नागेश 27 वर्ष वार्ड नंबर 6 हेरापुर भरवेली निवासी है, जिसकी तलाश उसके परिजनों के द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 6 हीरापुर भरवेली निवासी महेश कुमार नागेश टेलरिंग का काम करते हैं, जिनके परिवार में 3 बच्चे हैं। विकास नागेश उनका मंझला बेटा है जिनकी शादी नहीं हुई है और वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। विकास नागेश की 1 सप्ताह से तबीयत खराब होने के कारण उसे 7 दिसंबर को जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया गया था, जिसकी देखरेख उसके पिता महेश कुमार नागेश के द्वारा की जा रही थी। 10 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विकास नागेश जिला अस्पताल में अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं दिया, जो बिना बताए कहीं चला गया, जिसे उसके पिता महेश कुमार नागेश ने अस्पताल के आसपास बस स्टैंड सहित अन्य जगह काफ़ी तलाश की और रिश्तेदारी में भी फ़ोन कर पता किया, किंतु विकास नागेश का कोई पता नहीं चला। इसकी गुम होने की रिपोर्ट 11 दिसंबर को महेश कुमार नागेश के द्वारा कोतवाली थाने में की गई। कोतवाली पुलिस के द्वारा गुम इंसान 135 बटा कायम कर लापता विकास नागेश की तलाश की जा रही है। वहीं परिवार के लोग भी विकास नागेश की खोजबीन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का लोकार्पण आगामी 22 जनवरी 2024 को संपन्न होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हिंदू सनातनियों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए अक्षत कलश यात्रा निकाली गई और यह अक्षत कलश यात्रा
घर घर पहुंचकर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा स्थापित कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दे रही है। इसी अक्षत कलश को लालबर्रा क्षेत्र के सभी ग्रामों में पहुंचाने के लिए नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित लॉन में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सभी अनुसांगिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदू धर्मावलंबी, राम भक्तों की उपस्थिति में यह बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचने व हिंदू सनातनियों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए अक्षत कलश की यात्रा निकाली गई। उक्त अक्षत कलश को क्षेत्र में निवासरत लोगों के प्रत्येक घर तक पहुंचकर भगवान श्री राम मंदिर में भव्य लोग व मंदिर में प्रभु रामलीला की प्रतिमा स्थापित कार्यक्रम हेतु हिंदू धर्मावलंबियों को आमंत्रित करने पर चर्चा की गई। यह राम मंदिर पितृ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा महाअभियान जो चल रहा है, यह लगातार 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और अभी 22 जनवरी ऐसा प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, तब तक चलता रहेगा। तो क्या क्या किया जा रहा है इसमें? इस अभियान को महाअभियान को सफल बनाने और भगवान प्रभु श्री राम का निमंत्रण प्रत्येक घर घर पहुँचे, इसके लिए अभी से कार्य योजना बन रही है। जिला स्तर की बैठकें हो चुकी है, क्योंकि यह खंड है, खंड में बैठक चालू है। यह लालबर्रा खंड की आज की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें पूरे मंडलों के लोगों को बुलाया गया। जन्म पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कनकी स्थित कृषि उपज मंडी में सेवा सहकारी समिति मांजापुर के द्वारा 14 दिसंबर को समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य का श्री गणेश कर खरीदी कार्य प्रारंभ कर दिया गया, परंतु किसानों की उपज पुराने दाम 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही खरीदी की जा रही है। भाजपा के द्वारा की गई घोषणा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी नहीं की जा रही है, जिससे किसानों में भाजपा सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है और आगामी समय में किसानों के द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की भी चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई। कनकी स्थित कृषि उपज मंडी में भी 14 दिसंबर को धान खरीदी कार्य यहां शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने मां सरस्वती व तराजू की पूजन अर्चन कर धान खरीदी कार्य का श्री गणेश किया। इसके बाद समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ और किसान अपनी उपज विक्रय कर रहे। इस तरह सेवा सहकारी समिति मांजापुर धान खरीदी केंद्र के द्वारा भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू हुए 13 दिन बाद खरीदी कार्य शुरू की गई और पुराने दाम पर ही खरीदी की जा रही है, जिससे किसान खासा नाराज भी नजर आ रहे हैं और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व घोषणा की थी कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी, परंतु पुराने दाम 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही खरीदी की जा रही है, जिससे किसानों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है। आज हमारे द्वारा धान खरीदी कमेटी में धान खरीदी का शुभारंभ किया गया, जिसमें हमने देखा कि जो किसान आए हुए थे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो अभी बनी है, उनने अपने चुनावी वादे किए थे कि हम किसानों को 3100 रुपये क्विंटल से धान खरीदी करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक लगभग 1 तारीख से सोसाइटियाँ सभी चालू हुई है, लेकिन आज दिनांक तक किसान इंतजार में था कि सरकार बने और सरकार बनने के बाद हमको 3100 रुपये की धान का रेट मिले, लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने वही पुराने रेट में धान खरीदी चालू कर दी है, तो जिसमें किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो हमने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 3100 रुपये कुंटल की धान का रेट नहीं देती है या उसमें बोनस के रूप में पूरा पैसा अगर नहीं देती है, तो आने वाले समय में किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। लालबर्रा नगर मुख्यालय के तहसील कार्यालय के समीप से होकर गुजरे लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग पर स्थित सर्राटी नदी में बना पुल बारिश के दिनों में तेज बारिश होने से क्षतिग्रस्त हो चुका है और क्षतिग्रस्त पुल के आवागमन पूर्णतः इससे बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं व ग्रामीण जन क्षतिग्रस्त पुल के बाजू से आना जाना कर रहे हैं, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लालबर्रा से बोरी पहुंच मार्ग स्थित सर्राटी नदी पर विगत वर्ष पूर्व मंडी निधि बोर्ड से लाखों रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया गया था, परंतु यह निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में तेज बारिश में पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है।
इससे ग्राम बोरी, बरघाट, मोहगांव, बल्लारपुर सहित 1 दर्जन से अधिक ग्रामों का संपर्क नगर मुख्यालय से टूट चुका है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण और स्कूली बच्चों को अधिक दूरी तय कर लालबरा मुख्यालय आना पड़ रहा है। तो वहीं सर्राटी नदी में पानी कम होने के बाद साइकिल व पैदल आने जाने वाले ग्रामीण व कॉलेज व स्कूल के छात्र छात्राएं क्षतिग्रस्त पुल के बाजू से सर्राटी नदी से ही आना जाना कर रहे हैं, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ लालबरा कॉलेज में पढ़ते हैं, हम रोज़ यहाँ से आना जाना करते हैं, पर ये 2 महीने से पुल टूटा हुआ है, पर उसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही है, जिस कारण हमें फेरा करके आना पड़ता है। अच्छा, कितने विद्यार्थी आते हैं इस साइड से पढ़ने के लिए? मिनिमम 100 से ज़्यादा ही। अच्छा, कॉलेज के आते हैं कि स्कूली बच्चे भी आते हैं? स्कूल के भी बच्चे, कॉलेज के भी। अभी क्या स्थिति है पुल की? तो अभी स्थिति तो जैसी की वैसी, पहले जैसा था वैसा ही है, अभी बस नीचे से आ जा सकते हैं। अच्छा, पानी कम है इस वजह से? पानी कम है इस वजह से। तो पैदल जाना पड़ता है या साइकिल चल जाती है वहाँ से? पैदल जाना पड़ता है। ऐसा कुछ दूरी तक? तो इसका कोई मरम्मत कार्य वगैरह नहीं किए हैं क्या अब तक? पता नहीं, अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है? तो क्या होना चाहिए यहाँ जल्दी से पुल बनना चाहिए, जिससे हमको आने जाने में आसानी हो। फिर जितना फेरा से हमको जाने में दिक्कत होती है, यहीं से हम जल्दी चले जाएंगे। कभी पेपर रहता है तो हम टाइम से पहुंच पाते हैं फेरे की वजह से। अच्छा, जो मानपुर होते जाता है ट्रैफिक भी रहता होगा उस साइड में? हाँ, ट्रैफिक भी रहता है बहुत। तो हादसे का भी संभावना रहती है? हादसा भी हो सकता है। तो आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है हमारे दोस्तों को भी और सबको। ठीक है, कैसे आते हैं फिर आप लोग? यहाँ से, इधर से, नीचे से पैदल। अच्छा, नीचे से आ रहे हैं? आना पड़ रहा है पुल के नीचे से। अच्छा, अभी पानी ज़्यादा नहीं है क्या? नहीं, और फिर ज़्यादा पानी रहेगा तो? फिर तो बहुत समस्या होगी यहाँ पे आने जाने की। तो ऐसा कोई मरम्मत कार्य वगैरह नहीं किए हैं क्या? नहीं किए हैं, 2 महीने से टूटा है पुल। टूटा हुआ है? क्या होना चाहिए था यहाँ पे? वो बनना चाहिए। अच्छा, इस मार्ग से कहाँ के लोग आते हैं? बोरी और बहुत सारे गांव से भी आते हैं। अच्छा, स्कूली बच्चे भी आते हैं पढ़ाई करने? आते हैं, कॉलेज स्कूल के और आने जाने वाले भी। दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? बहुत समस्याएं हो रही हैं। क्या होना चाहिए? इसको ठीक करवाना चाहिए, इसकी मरम्मत होती है आप लोगों को? बहुत सारी परेशानी होती है, नीचे से आना पड़ता है या फिर उधर से घूम कर आना पड़ता है। यहाँ से पुल टूट चुका है। अच्छा, फिर पानी ज़्यादा रहता है तो? पानी ज़्यादा रहता है तो उधर घूम के आना पड़ता है, बहुत दूर हो जाता है, लेट हो जाते हैं कॉलेज स्कूल के लिए बच्चे। जी। तो अभी कहाँ से आना जाना कर रहे हैं आप लोग? अभी पानी कम है तो पुल के नीचे से आ रहे हैं, या फिर पानी बढ़ जाएगा तो उधर घूम कर ही आना पड़ेगा। अच्छा, साइकिल को उठा के लेके जाना पड़ रहा है फिर उसको आगे? हाँ, बहुत दिक्कत ही हो रही है साइकिल गाड़ी वाली से आने जाने में। तो क्या होना चाहिए? इसके लिए इसकी मरम्मत होनी चाहिए। अभी जो चुनाव हुआ है उसके अधिकारी जो हैं उनसे अच्छा, अभी जो नए विधायक बने उनसे मांग करते हैं आप? हाँ, निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मरम्मत की जाए ताकि आवागमन में सुविधा हो। अब क्षतिग्रस्त तो ये बरसात में हुआ है, बरसात में जो बाढ़ आई थी। जी। अब बाढ़ आने के बाद में क्षतिग्रस्त हुआ है, और हमारे पुराने मंत्री महोदय थे उनने भी कुछ काम नहीं किए। अब ऐसा लग रहा है हमको कि नए विधायक महोदय आ गए हैं, तो इनसे मेरा निवेदन करता हूँ मैं भी कि जो स्कूल के बच्चे लोग आते हैं यहाँ से लगा करके लालबरा से करीब नैतरा और कटंगझरी तक, तो कटंगझरी तक के लोगों का तहसील कार्यालय या ब्लॉक के स्तर से काम के लिए आते हैं, तो आने के लिए यही एक जो मार्ग है वो सुविधायुक्त है। अभी जैसे अगर आना जाना होता है तो उनको 2-3 किलोमीटर घूम करके आना पड़ता है। तो मेरा उसमें ऐसा सोच है मेरी कि उसमें बेचारे बच्चों को परेशानी भी हो रही है, परेशानी के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा पैसा भी लग रहा है आने जाने आवागमन के लिए। बाइक वाले जैसे आते तो घूम करके आ रहे हैं तो उनको पेट्रोल इन्वेस्ट जा रहा है। और तीसरी बात तो सबसे पहली बात ये कि सुबह जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो अभी जो पुल है उससे कूद करके लांग करके आते हैं, वो गहराई इतनी है कि उस बच्चे लोग के साथ में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। जी जी। तो मेरा पुनः निवेदन है विधायक महोदय से या शासन प्रशासन से कि उस रोड का निर्माण जल्द से जल्द करवा करके आम जनता को सीधा प्रदान करने की कोशिश करें। ऐसी मैं आपसे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक ली। इस बैठक में नियमों की अनदेखी कर खुले में मांस मछली इत्यादि क्रय विक्रय पर रोक लगाने की उन्होंने बात कही। उसके बाद नगरीय विकास व आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने प्रदेश के सभी नगरपालिकाएं व नगर परिषद को एक आदेश जारी किया कि कोई भी नियम के विरुद्ध खुले में मांस मछली न बेचे। आदेश मिलने के बाद से ही नगरपालिका बालाघाट का अमला शहरी क्षेत्र में घूम कर खुले में मांस मछली का
विक्रय करने वाले व्यापारियों को इस आदेश की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में कुछ नियम पारित किए गए, जिसमें उन्होंने खुले में मांस, मछली इत्यादि के क्रय विक्रय पर रोक लगाने की बात कही। वही एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार नियम में खुले में तथा बिना अनुमति पत्र अथवा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर मध्य प्रदेश में नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254 तथा 255, मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 268, 269 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद से बालाघाट नगर पालिका के द्वारा आदेश मिलते ही शहरी क्षेत्र के सभी मांस मछली विक्रय करने वाले व्यापारियों को 14 दिसंबर के इसकी सूचना देते हुए बालाघाट नगर पालिका का पूरा अमला शहर के सरेखा मछली बाजार पहुंचा, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित CMO दिशा डहरिया, RI इंजीनियर सहित नगर पालिका का अमला लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी मांस मछली बेचने वाले विक्रेताओं को दिए गए आदेश की जानकारी दी जा रही थी कि कोई भी अब खुले में मांस मछली का विक्रय नहीं करेगा और यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे नगर पालिका की धाराओं के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस जानकारी में कोतवाली थाने का पुलिस बल भी नगर पालिका के साथ साथ घूमकर शहर के सभी छोटे बड़े मछली विक्रेताओं को इसकी जानकारी दे रहे थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा के कान्हा के प्रसिद्ध सुपकार क्षेत्र से लगे खमको दादर कैंप के पास बीती रात्रि बालाघाट पुलिस ने बीजापुर निवासी 14 लाख के इनामी नक्सली बीजापुर निवासी नक्सली संगठन का ACM 25 वर्षीय चैतू उर्फ मड़काम हिडमा को ढेर कर दिया है। घटना बीती रात की मध्य रात्रि की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मूलतः बीजापुर निवासी नक्सली चैती उर्फ मड़काम हिडमा इन दिनों मलाजखंड दलम में सक्रिय नक्सली के रूप में काम कर रहा था और विगत कई दिनों से सुपकार के आसपास अन्य नक्सलियों के साथ इसकी सक्रियता बनी थी। विश्वसनीय सूत्रों से बालाघाट पुलिस को लगभग 17 नक्सलियों के सुपकार क्षेत्र में खमको दादर में इनके होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बालाघाट पुलिस ने ऑपरेशन नक्सली चलाकर पहले नक्सली को घेरा और उन्हें सरेंडर करने की बात कही, लेकिन नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या करने की नीयत से फायरिंग करने के कारण सुरक्षा बलों के द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में नक्सली चैतू ढेर हो गया। घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा बल घटनास्थल पर मौजूद है। बताया जाता है कि नक्सली चैतू के पास सुरक्षा बलों ने एक वेपन भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि एनकाउंटर में बीजापुर निवासी और मलाजखंड दलम में सक्रिय और 14 लाख रुपए का इनामी नक्सली चैतू मारा गया है। इस संबंध में रात्रि 9:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने नक्सली एनकाउंटर की जानकारी दी। आइए देखते हैं DIG और SP ने इस संदर्भ में क्या कहा। उसके खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें आज पुनः बालाघाट मंडला पुलिस को और साथ में जो टास्क फोर्स है और उसमें CRPF के संयुक्त ऑपरेशन में एक बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली है। आज हमारी इसमें बालाघाट पुलिस, मंडला पुलिस और टास्क फोर्स की ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। इसमें सूचना थी कि गढ़ी क्षेत्र में कुछ नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है। इस पर हमारी पार्टी वहाँ पर पहले से सर्चिंग कर रही थी और आज जब सर्चिंग के दौरान जब पार्टी एक जगह से मूव करेगी खमको दादर के पास से, वहाँ पर कुछ नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस पार्टी ने भी जवाबी उसमें बहुत ही संतुलित फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में उसकी पहचान चैतू और हिडमा नामक एक नक्सली के रूप में हुई है। ये ACM मेंबर था और बकवा में मलाजखंड दलम में सक्रिय था और ये बीच में गढ़चिरौली में एक इनकाउंटर हुआ था दिलीप खड़के नामक नक्सली का। उसमें भी ये बादशाह था, इसको गोली लगी थी लेकिन ये वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गया था। और ये एक जो यहाँ के MMC जो उनके दामा है उनका एक गार्ड भी था और इसको LMG की ट्रेनिंग भी दी गई थी और इसके पास .315 की राइफल भी बरामद हुई है। इस पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से कुल मिलाकर 14 लाख का इनाम घोषित था और एक बहुत ही दुर्दांत नक्सली था और अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं होता तो अभी कभी और भी बड़ी वारदात का अंजाम नहीं सकता था। पुलिस पार्टी भी निरंतर सर्चिंग में है। हाथपुर CRPF के जवान निरंतर सर्चिंग में है क्योंकि इसमें ऐसी संभावना है और भी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं लेकिन उनकी डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। तो इसके साथ साथ इसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में तो अभी 2 अपराधों में वांछित है, लेकिन इसमें ऐसी जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ और इसके अलावा महाराष्ट्र में इसके काफ़ी अपराध हैं।
ये बेसिकली बीजापुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और वहाँ से यहाँ पर ऑपरेशन में और छत्तीसगढ़ में जिसने काफ़ी वारदातें की और निश्चित रूप से पुलिस को एक बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिली। मैं सर ने बताया कि संभावना है कि कुछ नक्सली भी घायल हुए होंगे, तो उनकी हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग भी जारी है। कल भी एक बड़ा ऑपरेशन कवर्धा के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन वो कर रहे हैं उस पूरे एरिया में। अभी भी हमारी टीम्स बॉर्डर एरियाज में सर्चिंग है। इसके परिवार से संपर्क हुआ? परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अभी प्राइमरी तौर पे हमने बीजापुर में संपर्क किया है, तो उनका जो गांव है वो काफ़ी इंटीरियर गांव है। मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में उनका परिवार यहाँ पे आ सकता है। तो इनकाउंटर में जो भी पुलिसकर्मी थे उनको आफ्टर प्रमोशन के संबंध में ये तो प्रक्रिया जो है वो जैसा होगा वो चलिए, हम लोग अपनी तरफ से तो जो मेन कार्रवाई है उसकी जानकारी मैं वो आपको बता पाऊँगा। प्रेस नोट में आप देखेंगे तो 2012 में ये भर्ती हुआ है दल में। 2012 के बाद से दल हमने व्हाट्सएप भी कर दिया था, वो तुमको मिल गया होगा। 2012 से ये मेनली एक्टिव रहा है दंडकारण्य में, जो कोर एरिया है नक्सल्स का, उस एरिया में सबसे अधिक एक्टिव रहा है। इसलिए 2020 में यहाँ पर एडमिशन हुई है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मलाजखंड दलम का काफ़ी इम्पोर्टेंट मेंबर था। LNG की ट्रेनिंग इसको थी, LNG चलाने आता था इसको। इसका पर्सनल वेपन था वो 315 था जो अपने को मिला है। वो SOG मोती नाला जो मंडला में है, SP मंडला साहब के ऑपरेशनल कंट्रोल में है, तो SP मंडला साहब के सहयोग से और मंडला पुलिस, बालाघाट पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन CRPF और टॉप के साथ इसमें चलाया गया। CRPF 148 की टीम ने अपने एक्टिवली सपोर्ट किया है इसमें। बाकी डिटेल्स आपको इस प्रश्न के माध्यम से। गोंदिया रोड रजे गांव के पास कार मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे हुई सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायल जिनमें बालचंद पिता सेवक राम कोलते 35 वर्ष, ग्राम खुरसोड़ी, थाना ग्रामीण, उनकी पत्नी कविता कोलते 35 वर्ष और उनका दामाद विजय पिता शंकर देवारे 33 वर्ष, ग्राम खरखड़ी, थाना खैरलांजी निवासी है, जिन्हें गोंदिया के अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां से उन्हें बालाघाट जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालचंद कोलते अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करते हैं। 13 दिसंबर को बालचंद कोलते अपनी पत्नी कविता कोलते और दामाद विजय देवारे के साथ मोटरसाइकिल से अपने इलाज करवाने के लिए गोंदिया जा रहे थे। मोटरसाइकिल विजय देवारे चला रहा था। 9 बजे करीब गोंदिया रोड पर स्थित रजेगांव के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। कार की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से गोंदिया के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से तीनों को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया है। जिले के एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा अपनी मनमानी करते हुए शासकीय भूमि पर स्थित पशु चिकित्सालय को तोड़कर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। परसवाड़ा तहसील के ग्राम रूपझर के ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शासकीय कर्मचारी की शिकायत की और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की। रूपझर के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के ही कैलाश गौतम, जो मोहनपुर पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत है, उनके द्वारा रूपझर में पटवारी हल्का नंबर 52 स्थित भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 0.302 जो शासकीय भूमि है, जिसे उसके द्वारा गांव में शासकीय पशु चिकित्सालय को तोड़कर मकान व बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा पूर्व में भी तहसील स्तर पर की गई, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होने पर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को मामले से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि सचिव के द्वारा किया जा रहे अतिक्रमण पर रोक लगाकर वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र और पशु चिकित्सालय बनाया जाए, ताकि ग्रामीणों को कहीं दूर तक जाना न पड़ सके। समस्या वही है कि जो शासकीय जमीन थी उसमें उसने कब्जा कर लिया कैलाश गौतम ने, तो वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि आंगनबाड़ी बने और पशु चिकित्सालय बन जाए, तो लोगों की सुविधा हो जाएगी ज़्यादा। पंचायत क्या कह रहा है इस मामले में? इस मामले में पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रहा है।